जब मैं 14 साल की थी तभी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। फिर अचानक एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मेरी सास मुझे दूसरे दिन ही तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने मुझे देखते हुए कहा कि मैं पेट से हूँ। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन उस वक्त मेरी सास बहुत खुश थी। मैं छोटी थी, इस वजह से मुझे दुनिया के बारे में इतना मालूम नहीं था। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब पूरे 9 महीने के बाद मेरा पेट ना बढ़ा और मैं जब अपनी सास से इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता। वह कहती, यह तुम्हारा वहम है, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं और कल तुम्हारी डिलीवरी का दिन है, इसलिए दूध के साथ ये दवाई खा लेना ताकि बच्चा देने में आसानी हो। लेकिन मैं रात को वह दूध के साथ दवा खाना भूल गई थी। तो अचानक आधी रात को दूध लेने के लिए मेरी नींद खुली तो सास को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास तो मैं गैलरी में खड़ी होकर बारिश को देख रही थी। आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। मैं बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं पेट से थी। मेरी सास ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, इसलिए ऐसा कुछ काम मत करना जिसमें बाद में तुम्हें तकलीफ़ हो। लेकिन मैं 6 महीने पेट से थी। मेरा पेट अभी भी बड़ा नहीं हुआ था। मैं अभी भी दुबली पतली थी। मुझे इस बात की काफ़ी चिंता होती। मैं बेशक ही छोटी थी, लेकिन मुझे इतनी तो समझ थी कि जब माँ बनते हैं तो शरीर और पेट में फुलावट आ जाती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जब मैं ये बात अपने सास से कहती तो वो मुझे कहती कि तुम अभी भी बच्ची हो, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरी सास बड़ी कठोर थी, इसलिए मैं उनकी बात सुनकर चुप हो जाती। मेरी सास अक्सर मुझे मेरी गलतियों के लिए डांटा करती थी, लेकिन अब तो वह मुझे कुछ भी नहीं कहती। मेरी शादी किशोर से 14 साल की उम्र में हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद करके खूब रोती रहती। सबसे पहले मैं उनसे एक दिन भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक बिछड़ने की बारी आई तो दिल यह सब सहन न कर सका। मैं नहीं जानती थी कुछ लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी भला क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति, सास और मेरी एक ननंद रहती थी। मेरी ननंद मुझसे कुछ महीनों की बड़ी थी। मेरी सास अपनी बेटी के लिए भी रिश्ते तलाशने में लगी थी। मेरी ननंद का नाम गायत्री था। गायत्री के साथ मैं काफ़ी घुल मिल गई थी। हम बहुत ही अच्छे करीब दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर अचानक वह मुझसे दूर होने लगी। मैंने उससे कई बार पूछा, वह मेरे दूर होने की वजह तो बताए, लेकिन वह कुछ ना बोली। मैं अपनी सास से पूछती तो उनका कहना कि अब वह बड़ी हो गई है ना, अब उसे अक्ल आ गई है। वह तुम्हारी तरह पागल थोड़ी है जो सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। गायत्री सुबह शाम भगवान की भक्ति करती। गायत्री बहुत ही खुश मिजाज की लड़की थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद गायत्री ने घूंघट डालना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं काफ़ी हैरान रह गई। यह देखकर मेरे पति हम दोनों को कहते, तुम दोनों को एक साथ रहकर अब अकल आ गई है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चे के लिए मैं वंचित थी। मेरी सास मुझे ताने मारती और कहती, मैंने किशोर के लिए छोटी लड़की इसलिए पसंद की थी ताकि मेरे घर को बच्चों की किलकारियों से भर देगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक गलत लड़की से इस बात की आस लगा कर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आती। मैंने किशोर को उसकी माँ की बातें बता दी और उससे उसका मतलब जानना चाहा तो वह तुरंत परेशान हो गए और अपनी माँ के पास गए और एकदम गुस्से से बोले कि आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा। तब जाकर मेरी सास चुप रही। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर हम सब घर वापस आए और सबको ये खबर सुनाई तो सभी बहुत खुश हुए। लेकिन जब मैं ये खबर सुनाने गायत्री के कमरे में गई तो वह भगवान के सामने बैठकर पूजा कर रही थी और बहुत रो रही थी। और मैं यह सब देखकर दंग रह गई कि भला इसे ऐसी कौन सी परेशानी है जो ये पूजा पाठ करते इतना रो रही है। पूजा करके जब गायत्री उठी तो मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई तो उसने मुझे बधाई दी और कहा कि अब से अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास और इतने ये लोग भावुक हो जाएंगे। मैं जब खुशी खुशी अपने कमरे की बालकनी में गई तो वहाँ मैं ये देखकर दंग रह गई कि गायत्री गार्डन में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आया भला उसके हाथ में फ़ोन कहाँ से आया, क्योंकि हमारे यहाँ
कुंवारी लड़कियों को फ़ोन देने की प्रथा नहीं थी, सिर्फ आदमी लोग ही मोबाइल रख सकते थे। तभी मैंने देखा कि गायत्री रो रो कर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं अपने आप को पूरी बदल दी हूँ, अब तो मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती हूँ, बिल्कुल वैसी बन गई हूँ जैसे तुम्हें पसंद हूँ। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे तो मुझे यह मंजूर होगा। मैं तो गायत्री की ये सारी बातें सुनकर दंग रह गई। क्या वह किसी के साथ प्यार में है और उस प्यार में अपने माँ बाप की इज्जत को दाव लगाने के लिए भी तैयार थी। मैंने तभी पीछे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। वह गायत्री को पुकार रही थी। गायत्री ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उस मोबाइल फ़ोन को अपनी कमर में छुपा लिया और तुरंत घर के अंदर चली गई। गायत्री मेरी ननद से भी ज़्यादा सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई से गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पति जज्बात में आ जाएंगे और ये कदम उठा लेंगे। शाम को जब किशोर घर लौटे तो मैंने इनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप गायत्री के लिए कोई अच्छा लड़का क्यों नहीं ढूंढते। उसकी उम्र हो रही है, हमें उसकी शादी करा देनी चाहिए। लेकिन तभी मेरे पति ने कहा कि मेरे माता पिता भी जीवित हैं, वे खुद ही उसके लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगे। मैंने हिम्मत करके कहा कि मुझे गायत्री की चाल चलन ठीक नहीं लगता। इससे पहले कि वह आप लोगों की बदनामी का दाग लगा दे, उसके लिए सही रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवा दी जाए। ये सुनकर मेरे पति ने एक जोरदार का थप्पड़ मेरे गाल पर मारने ही वाले थे कि उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और चिल्लाते हुए कहने लगे, तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरी बहन कितनी सुलझी हुई है, वह सारा दिन पूजा पाठ में रहती है और ऊपर से वह घूंघट भी करती है। तुम उसके बारे में यह सब कहकर हम भाई बहन के बीच में आग लगाना चाहती हो। यह सब हम दोनों के बीच में चल ही रहा था कि तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वह मेरे पति को डांटने लगी और बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? तुम्हें मालूम है ना वह पेट से है, उसके बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी किशोर ने कहा, माँ अगर तुम्हें उसकी बात सुनोगे तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा। मैंने तो सिर्फ थप्पड़ मारा भी नहीं। उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, कहीं मेरे पति ने वह बात अपनी माँ को बता दी तो मेरी सास तो मुझे कहीं घर से ही ना बाहर निकाल दे। मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन किशोर गुस्सा करके अब कमरे से बाहर चले गए। मैं चैन की सांस ली। मेरी सास ने मुझसे जानने की कोशिश की कि आखिर मेरे किस बात पर किशोर को गुस्सा आया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा और खुद ही कमरे में निकल गई। मुझे गायत्री के लिए काफ़ी चिंता थी। मुझे डर लगता कहीं वह प्यार के चक्कर में कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसलिए मैं उस पर बारीकी से नज़र रखने लगी। और अब मुझे पता चल गया था गायत्री क्यों इतना पूजा पाठ में लगी रहती और रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती। जैसे ही रात होती तो गायत्री चुपचाप अपने कमरे से बाहर आ जाती और पूरे घर में घूमती और उस लड़के से बातें करती रहती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गायत्री को खाई में गिरने से कैसे रोकूं। अगली सुबह मैं गायत्री से इधर उधर की बात कहकर घर का सारा काम करवा रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह रात भर सोई ना हो। अपनी सास के साथ मैं आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी, तभी हमारे गांव की एक दाई हमारे घर में दाखिल हुई और आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी कि मैं गांव में इतने जाने माने दाई हूँ, लेकिन तुमने मुझे भनक भी लगने ना दी कि तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है तुमने दूसरी दाई को काम पर रखा है। ये बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई और बोली, नहीं नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप कराने से मना किया है, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बुलाई। मेरी सास बड़े आराम से झूठ बोल रही थी। मैंने एकदम से दाई को अपना पेट दिखाया और कहा कि देखो तो मेरा बच्चा तो ठीक है ना। दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मेरी सास की तरफ देखकर हैरानी से बोली, मेरी ना तो आंखें एक्सरा मशीन है, आपकी बहू पेट से तो लग ही नहीं रही। मेरी सास को अचानक बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कमरे में चले जाने को कहा। मैं अपनी सास का गुस्सा देखकर तुरंत अपने कमरे में भाग गई और अपनी सास के इस बर्ताव से मैं बहुत दुखी हुई और मजबूरन बहुत रोने लगी। फिर मुझे दाई की बातें सुनकर अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देख कहने लगी, पगली है तू तो, तुम तो गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई।
तुम्हें नहीं पता कि इसने अपने अनाड़ी होने की वजह से कितनी औरतों के बच्चों को मार डाला है। इसी वजह से मैंने उसको तुम्हें नहीं दिखाया। ये खुद को अनुभवी बोलती हैं, पर बिल्कुल अनुभव नहीं होता। इससे ज़रा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वह मेरी तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। उनकी ये बातें सुनकर मुझे चैन की राहत मिली। मैं किशोर से भी बहुत नाराज़ थी, इसलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले वह अपने ड्यूटी पर जा चुके थे। सुबह मेरे सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ जाने के बाद मैं काफ़ी खुश और शांत थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे देखकर यह कहा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा कि फिर मेरा पेट क्यों उभर कर बाहर नहीं आ रहा। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में इतनी ही पतली होती हैं। मुझे इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, इसलिए डॉक्टर के मुंह से यह सब सुनकर मैं शांत हो गई। मुझे लगा कि डॉक्टर सही कह रही है। फिर मेरी सास ने कहा, तुझे अब तसल्ली तो मिली, अब तू शांत रह और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे। मैं खुशी खुशी अपने सास के साथ घर वापस आ गई। जब मैंने फिर से गायत्री को देखा तो मैं फिर से परेशान होने लगी। वह हर रात किसी के साथ फ़ोन पर घंटों भर बातें करती और बहुत रोती और गिड़गिड़ाती। मैं उसकी ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान होती कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। एक रात मैं जाग रही थी और गायत्री की जासूसी कर रही थी। तभी मैंने गायत्री को टेरिस पर जाते देखा। मैं यही सोच रही थी कि रात के 2 बजे उसे टेरिस पर भला जाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे चिंता सता रही थी, कहीं उसका घर से भागने का इरादा तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए अपने पति को जगा दिया। किशोर तुरंत बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने ज़ोर से कहा, गायत्री घर से भागने लगी है। किशोर डर गया। उसने मुझसे कहा कि वह कहाँ है। मैं किशोर को अपने साथ टेरिस पर ले गई तो गायत्री सामने बैठकर भगवान की तस्वीर को रखकर माला जप रही थी। यह सब देखकर किशोर को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और अभी मुझे कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे घर की दीवार से कूदा हो। किशोर उस आवाज़ की तरफ दौड़े, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया। गायत्री बहुत सुकून भरी हुई थी। वह कहने लगी, भैया भाभी, आप दोनों ने मेरी बिल्ली को डरा कर भगा दिया है। अभी तो मेरी उससे दोस्ती हुई थी, पहले वह मुझसे डरती थी, पास भी नहीं आती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया तो आप लोगों ने इसे भगा दिया। किशोर ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और वह नीचे चले गए और मैं भी नीचे जाने ही वाली थी कि तभी गायत्री बोली, भाभी, आप मेरी जासूसी करवाना बंद करें, नहीं तो ये ना हो कि आपको मेरे चक्कर में भाई से तलाक मिल जाए और ऊपर से तुम पेट से भी हो। तुम्हें अभी अपने बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी तरफ। यह कहकर गायत्री अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं खड़ी चुपचाप गायत्री की यह सारी बातें सुनकर दंग रह गई। मेरे दिल में बहुत बेचैनी होने लगी। मैं भी चुपचाप वापस लौटी और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। गायत्री घर का काम कर रही थी, सास टीवी देख रही थी और किशोर अपने काम पर चले गए थे। उस रात के बाद गायत्री पूरी तरह से बदल गई थी। मैं ना तो किसी और से फ़ोन पर बातें करते देखा और ना ही उसे रात को टेरिस पर जाते देखा। लेकिन उस रात के बाद गायत्री और मेरे बीच अब बात होना बिल्कुल बंद हो गया था। वह मुझसे बात करना गवारा भी नहीं समझती। अब धीरे धीरे मेरा भी उसकी तरफ से ध्यान हट गया था, क्योंकि अब मेरा 9वां महीना शुरू हो चुका था और मेरी सास ने मुझे कह दिया था कि तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे डिलीवरी के दिन आने वाले हैं और तुम कभी भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो। मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाने में लग गई और पूजा पाठ करती। मैं इतनी छोटी उम्र की होने के कारण मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महिलाओं की गर्भावस्था ऐसे ही गुजर जाती है। ऐसे ही भक्ति करके मेरे दिन गुजर रहे थे कि एक रात मेरे सास मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त समाप्त हो गया है। सुबह तुम्हारे घर पर बच्चा पैदा हो जाएगा, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर मुझे मेरी सास ने नीले रंग का एक पैकेट दिया और कहा कि इसमें एक गोली है, इसे याद करके दूध के साथ खा लेना, इससे तुम्हें बच्चा देने में आसानी होगी। मैंने उस लिफाफे को अपनी सास से खुशी खुशी ले लिया। मेरा दिल एकदम बहुत सारी खुशियों से भरा था, लेकिन अगले पल मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार माँ बनने वाली थी। इस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी थी और परेशानी की वजह से मैं भक्ति में लीन हो गई और पूजा पाठ करने बैठ गई और मैं भूल गई कि मेरी सास ने मुझे दवा खाने को दिया था। मुझे कुछ मालूम नहीं। आधी रात को मेरी नींद खुली और मुझे याद आया
मैं अपनी सास की दी हुई गोली खाना तो भूल गई। तुरंत मैं दूध लेने के लिए किचन में जाने ही वाली थी कि अपने कमरे से निकलते ही मुझे गायत्री के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मैं यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई। मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी, कहीं वो अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। मैं गायत्री के कमरे की ओर तेज़ी से जाने लगी। जैसे जैसे मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके चिल्लाने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने गायत्री के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं वह देखकर दंग रह गई। गायत्री की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने गायत्री को बेटे को पकड़ के रखा था, और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे पेट से होने की खबर सुनाई थी वह भी मौजूद थी। उसी ने गायत्री की डिलीवरी की थी। मैं ये सब देखकर दंग रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आखिर गायत्री माँ कैसे बन सकती है। लेकिन जब मेरी सास ने मुझे कमरे में आते देखा तो उन्होंने उस बेटे को मेरी झोली में डाल दिया और हाथ जोड़कर बहुत रोने लगी और कहने लगी, बेटी मुझ पर उस मासूम बच्चे पर एहसान कर दो, तुम इसे अपना बना लो। बस इतना समझ लो कि आज गायत्री ने नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। तुम इस डिलीवरी से गुजरी हो। मैं घबरा गई और बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या कह रही हैं। और मेरी डिलीवरी का वक्त तो अभी तो ख़त्म नहीं हुआ। तभी वह डॉक्टर जो मेरा चेकअप किया था वह मेरे पास आई और बोली, मैं और तुम्हारी सास बहुत अच्छी दोस्त हैं। इसके कहने पर ही मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम माँ बनने वाली हो। आगे की बात तुम्हारी सास ही तुम्हें खुद बताएगी। मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, बेटी जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम बिल्कुल ही कच्ची उम्र की लड़की थी और बिल्कुल तुम्हें समझ नहीं थी। मुझे लगा कि समय के साथ तुम्हें अक्ल आ जाएगी, लेकिन शादी के 5 साल जब तुम्हें कोई बच्चा पैदा ना हुआ तो मैंने तुम्हें डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम माँ नहीं बन सकती। लेकिन मैंने उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं चुपचाप तुम्हारा अपने बेटे से तलाक करवा दूंगी और तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी लड़की से शादी करवा दूंगी। यही सोचकर मैंने ही रखा था कि कुछ दिन के बाद मैं गायत्री के लिए लड़का ढूंढने ही वाली थी कि तभी अचानक मुझे गायत्री के बारे में ऐसा कुछ पता चला जिसे सुनकर मेरे तो सर पर आसमान ही टूट पड़ा हो। गायत्री एक दिन मेरे कमरे में आई और मेरे आगे हाथ पैर जोड़कर बहुत रोने लगी। जब मैंने उसे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह माँ बनने वाली है, और ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने गायत्री को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर लिया। मैंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है तो उसने मुझे बताया कि पड़ोस में एक लड़का किराए पर रहता था और वह दोनों छुप छुप के एक दूसरे से मिलते जुलते थे और इसी तरह उन दोनों में बातचीत होने लगी। और बाद में ये बातचीत कब दोनों में इस मोड़ पर ले आई उन लोगों को कुछ मालूम नहीं। लेकिन जब गायत्री ने यह बात उस लड़के को बताई और कहा कि वह पेट से है और उसे जल्द से जल्द शादी कर ले तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन वह लड़का उसे घुमा रहा था, उसके जज्बातों के साथ खेल रहा था। वह लड़का एक नंबर का धोखेबाज था। उसने गायत्री को शादी करने का वादा दिया और कुछ दिनों के बाद वह उस किराए का घर छोड़कर चला गया। जब गायत्री ने फ़ोन पर उससे बात की और उससे कहा तो वह कहने लगा कि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, तुम्हें चाहे जो करना है करो। यह कहकर उस लड़के ने फ़ोन काट दिया और अपना नंबर स्विच ऑफ भी कर लिया। गायत्री के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने ऊपर हो चुके थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जानती थी कि तुम इस दुनिया की चालों से अनजान हो, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम पेट से हो और तुमने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मैंने गायत्री को भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन वह अभी भी वह लड़के को मनाने में लगी थी कि एक बार वह लड़का मान जाए तो वह उससे शादी कर लेगी। लेकिन वह तो पूरा धोखेबाज निकला। मैंने सोच लिया था कि मैं गायत्री का यह बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दूंगी और इस तरह मेरी बेटी बेमौत मरने से बच जाएगी। तुम जानती हो अगर ये बात समाज में किसी को पता चल जाए तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। इसलिए वह मैंने किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बच्चे की जान भी बच गई और मेरी गायत्री भी बच गई। इसके पिता का सर भी नहीं झुका और ना ही इसके भाई के सम्मान को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई हो और किशोर ये नहीं जानता कि गायत्री माँ बनी है, उससे भी ये बात छुपा कर रखी है। मैं हैरान निगाहों से अपनी सास की तरफ देख रही थी कि एक इंसान अपने मतलब के लिए क्या कुछ कर सकता है। मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर खूब रो रही थी। उन्हें ऐसा रोता देख मेरी आंखों में आंसू बह गए। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, यह मेरा और किशोर का बेटा है।
मेरी सास आगे झुककर मेरा माथा चूम लिया और मुझे गले से लगा लिया। गायत्री ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली तो मैंने भी घर में ऐलान कर दिया कि मैं माँ बन चुकी हूँ। यह खबर सुनकर किशोर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। किशोर हमारे घर की शान है क्योंकि किशोर पूरे परिवार का लाडला था। यह देखकर मैंने अपने भगवान का शुक्रिया अदा किया। गायत्री भी बेफिक्र थी क्योंकि ये बच्चा उसकी नज़रों के सामने था, इसलिए वह भी खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।